कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाला में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि राजस्थान का एकीकरण का एक शॉर्ट वीडियो होगा और दूसरा होगा डिटेल वीडियो, तो आज उसी डिटेल वीडियो को लेकर उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पे बिना समय व्यर्थ किए। हाँ, तो आज की जो अपनी क्लास है वो है राजस्थान एकीकरण, और इसके कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं उनकी हम लोग बात करेंगे जो मोस्टली छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि मैं ट्रिक के माध्यम से आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ा चुका हूँ। तो बात करते हैं एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि आखिर भारत क्या था। 1947 से पहले भारत क्या था। भारत था केवल और केवल, जैसे भारत के बारे में कहते हैं कि ये केवल 565 रियासतें थी। 565 रियासतों का एक समूह था, वो भारत था। अब जब भारत का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था तो अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय जो रियासतें हैं इन छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा संघ बनाया जाए, कि छोटी छोटी रियासतें सब में अलग अलग कानून कायदे, सब में किसी तरीके की समानता नहीं, तो क्यों नहीं इन सबको मिलाकर थोड़ा सा एक किया जाए। तो इसी के तहत अंग्रेजों ने जो सबसे पहला प्रयास किया, उस पहले प्रयास की बात करते हैं, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने ये चाहा कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अब ये अखिल भारतीय संघ किससे मिलकर बनना था? तो ये अखिल भारतीय संघ मिलकर बनना था एक तो ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत, भारत की वो रियासतें, भारत का वो क्षेत्र जो सीधा सीधा अंग्रेजों के अधीन था, और इसके अलावा बची देशी रियासतें। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि जो अखिल भारतीय संघ है उसमें ब्रिटिश भारत तो उनके बस की बात थी, वो आराम से उसको मिला सकते थे, लेकिन देशी रियासतें भी चाहें तो इसमें मिले। लेकिन देशी रियासतों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और ये उनकी जो योजना थी वो असफल रही। उसके बाद में दूसरा प्रयास देखते हैं 1939। उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो थे मिस्टर लिनलिथगो, और ये जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे इन्होंने रियासतों के एकीकरण का प्रयास किया। इन्होंने रियासतों के एकीकरण का बड़ा सीरियस प्रयास किया, लेकिन ये फिर भी सफल नहीं हो पाए। रियासतों की खुद की महत्वाकांक्षाएं, खुद को बड़ा बनाने की, बड़ा दिखाने की इच्छाएं, और इन सब के कारण ये भी सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद अंतिम समय तक 1947 तक, जब तक कि भारत आजाद नहीं हो गया, अंग्रेजों ने अपना पूरा अधिकार नहीं उठा लिया, तब तक अंग्रेज इन रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बड़ी रियासतें बनाने की कोशिश करते रहे। जैसे जब बात आती है भारत की संविधान सभा की, कि भारत की संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा के लिए भी अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटिश भारत से, तो ब्रिटिश इंडिया से तो चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि जाएंगे, और राजाओं का भी उसमें सहयोग होना चाहिए, इसलिए राजा भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। ये भी एक प्रयास था इंटीग्रेशन का। उसके बाद में बात करें कि जब अंग्रेजों ने ये कह दिया कि छोटी छोटी रियासतों का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, तो क्यों न छोटी छोटी रियासतों को मिलकर बड़ी रियासतों का निर्माण कर लेना चाहिए। तो जब इसी तरीके की घटनाएं हो रही थी, उसी दौरान एक नया, जैसे हम बात करें कि एक जो नया बिंदु निकल के सामने आया वो क्या था? माउंटबेटन योजना, जिसको कहने के लिए तो मनबाटन योजना कहते हैं, कहने के लिए कहा जाता है इस माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना, कि इसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इस योजना के तहत हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, माउंटबेटन योजना ने कहीं ना कहीं मनों को बांटने के बजाय मनों को एक भी किया था, मनों को एक किया था। कैसे किया था? इस योजना के तहत ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, उसके साथ ही 2 राष्ट्र भी बन जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये जो रियासतें हैं, उन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी में मिलना होगा। केवल देश 2 ही रहेंगे, एक भारत हो सकता है, एक पाकिस्तान हो सकता है, ये छोटी छोटी रियासतें नहीं रहेगी, तो इनका आपस में विलीनीकरण हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने एक दबाव की सी योजना बना दी।
इसी परंपरा पर चलते हुए हम कहें कि 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? रियासती विभाग की। और इस रियासती विभाग का मेन काम क्या था कि जो छोटी छोटी रियासतें उनको समझा बुझाकर उनका विलीनीकरण करना। तो 5 जुलाई 1947 एकीकरण के प्रयास चालू हो गए। हाँ, थोड़ा सा अगर हम इससे पहले जाएं तो इन एकीकरण के प्रयासों से पहले स्थानीय राजाओं ने भी कुछ कोशिशें की थी। जैसे अपने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, जयपुर के शासक मान सिंह जी, जो अपने डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, या फिर कोटा के जो भीम सिंह जी थे, उन सब ने कोशिशें की कि छोटे छोटे संघ बनाए जाए। चलिए उनकी बात आगे करते हैं। तो माउंटबेटन योजना में कह दिया भारत आजाद होगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे और उसी में इन छोटी छोटी रियासतों को किसी में शामिल होना होगा। इसी दौरान 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हो जाती है, जिसका काम क्या था? छोटी छोटी रियासतों को मिलाना। अब ये छोटी छोटी रियासतों ने एक प्रश्न उठा दिया। इन रियासतों ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। ये फैसला हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमारे पास संप्रभु शक्ति ही नहीं है, खुद के पास हमारे ऊपर हमारा डिसीजन लेने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो कि वो किसके पास है? भाई वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटिश संसद के पास है। तो अंग्रेजों ने कहा यार बात तो सही है, इन लोगों के पास अभी अधिकार ही नहीं है, ये भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, स्वाधीन रहेंगे। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन किया गया और इस सॉल्यूशन के नाम पर 18 जुलाई 1947 को एक नया अधिनियम पारित किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम की धारा 8 में यह कहा गया कि अब रियासतों के ऊपर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता नहीं रहेगी। ब्रिटिश जो संसद है वो अपनी सर्वोच्चता को उठा लेती है और अपने निर्णय लेने का जो अधिकार है, रियासतों की जो सर्वोच्चता है, वो रियासतों को ही सौंप दी जाएगी। अब रियासतें खुद इंडिपेंडेंट होगी, वो डिसीजन ले पाएगी कि वो भारत में रहेगी, पाकिस्तान में जाएगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। ब्रिटिश सरकार उसको कुछ नहीं कहने वाली। तो इसी धारा से रियासतों को ये अधिकार मिला, ये चॉइस मिली कि वो भारत में रहेगी, पाकिस्तान में जाएगी या स्वाधीन रहेगी। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 है, ये कंपटीशन के मामले में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीएससी की जो सीनियर की जो इतिहास की किताब है उसमें सीधा सीधा ये कह रखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8। और जब ये धारा 8 बता रखी है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो है। तो अभी तक की स्लाइड में हमने देखा कि अंग्रेज छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण के लिए प्रयासरत है। चाहे कहने के लिए माउंटबेटन कहें, मन को बांटने वाली योजना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर उनके मन को एक जगह करने की कोशिश इन्होंने की। तो हमने इसी दौरान में देखा पहले 1935 का अधिनियम, फिर 1939 में गवर्नर जनरल लिनलिथगो के प्रयास, उसके बाद में संविधान सभा के लिए, उसके बाद आपका जो माउंटबेटन योजना थी उसमें भी सेम बातें कही गई। अब इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मंडल, जुलाई 1947, नरेंद्र मंडल, जो भी राजा थे, देशी रियासतों की जो राजा थे, उन राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया। कहां? दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन ने सभी राजाओं को बुलाया, सबको बैठा दिया और बैठाने के बाद उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत को आजाद करने वाली है और फिर 2 देश बन सकते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान ही बनेंगे। अब रियासतें कितनी रह गई आपकी? 565 रियासतें हैं। तो 565 देश तो हम बनने नहीं देंगे, तो या तो भारत में या पाकिस्तान में या यथास्थिति में। तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने कही। तो माउंटबेटन ने देशी राजाओं के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। इसका तात्पर्य था कि जो रियासत थी, जो भी रियासत है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद वो चाहे भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, चाहे पाकिस्तान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, लेकिन उसे किसी न किसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। नंबर 2, स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट। या तो वो इस प्रस्ताव को माने, भारत और पाकिस्तान में मिलने के लिए, किसी न किसी देश में मिलने के लिए वो क्या करे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। नंबर 2, अगर उसे ये चीज अभी समझ में नहीं आती है
तो वो क्या करे, उसे करना है स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट, यथास्थिति, यानी कि वो स्वाधीन रहेगी, किसी भी देश में नहीं मिलना चाहती है, यथास्थिति में रहना चाहती है, तो उसे स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। तो फिर जब माउंटबेटन ने राजाओं के सामने ये दो प्रस्ताव रखे और ये भी कहा आप दोनों पे साइन कर दो, विलय तो आपको होना पड़ेगा लेकिन आप अपनी यथास्थिति, फिलहाल यथास्थिति रख सकते हो, बाद में देखी जाएगी। और माउंटबेटन ने तो भारतीय राजाओं को यहां तक विश्वास दिलाया था कि यार मैं हूं ना, मैं आपको सारी सुविधाएं प्रदान करवाऊंगा, आप लोग एक जगह हो जाओ, मैं आपका बैलेंस बना के छोड़ूंगा, आपको अच्छे संतुलित ढंग से रखेंगे कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला। तो माउंटबेटन के ये जो प्रस्ताव थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट, एक तरीके से ये भी एकीकरण का प्रयास था। आगे बढ़ता है। अब इसी दौर में 5 जुलाई 1947, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। और यूं कहें, आज जो भारत हम देख रहे हैं वो भारत इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आज जिनकी मूर्ति यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। हाँ, एक पर्सन और देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी कौन से आंदोलन में? बारदोली के आंदोलन। बारदोली के आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली। चलिए, रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। अध्यक्ष या इसके मंत्री बना दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव बने वीपी मेनन। अब सरदार पटेल और वीपी मेनन का एक ही काम था। काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा रियासतों का विलय, ज्यादा से ज्यादा रियासतों का विलय, भारत संघ में विलय होना चाहिए। इनका टारगेट था भारत में मिलना चाहिए। अब आगे किताब का नाम है वीपी मेनन। वीपी मेनन ने एक पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय रियासतों के एकीकरण की कहानी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन की पुस्तक है। अब रियासती विभाग को कार्य क्या दिया गया? रियासतों के शासकों से संपर्क कर उनको भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। अभी तक केवल माउंटबेटन इस काम में लगा हुआ था और माउंटबेटन के साथ साथ अब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और डिपार्टमेंट में सरदार पटेल और वीपी मेनन को डाला गया कि आप लोग यहाँ के राजाओं से संपर्क करो और उनसे हस्ताक्षर करवाओ। ठीक है, चलिए इससे आगे देखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। अब आपके सामने काम क्या था? काम है कि भारत में उस वक्त रियासतें थी कितनी? 565 रियासतें थी और उन 565 रियासतों से आपको उनको विलीन करके एक भारत संघ बनाना था। कितना बड़ा काम था। तो उस समय भारत में 565 रियासतें थी। हालांकि राजस्थान के एकीकरण में देखेंगे तो राजस्थान में केवल 19 रियासतें आएगी, लेकिन पूरे भारत का परिदृश्य चल रहा है तो 565 रियासतें थी। उनमें सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और फिर माउंटबेटन, रियासती विभाग और अन्य सब लोगों के कहने पर इन 565 में से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि भाई हम तो संघ में मिलने के लिए तैयार हैं। उस दौरान केवल 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो कौन कौन सी थी? एक तो कश्मीर, जिसका परिणाम कश्मीर ने खुद ने भी भोगा और पूरे इंडिया ने भी भोगा। तो एक तो कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, तीसरी जूनागढ़। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ये जूनागढ़ गुजरात वाला है, ये जूनागढ़ है गुजरात वाला। और अपने वाला एक जूनागढ़ का किला कहां पर है भाई? बीकानेर। तो ये जूनागढ़ गुजरात वाला है। तो ये जो 3 रियासतें थी, इन तीनों रियासतों ने एकीकरण पे हस्ताक्षर नहीं किए। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। आखिर वो जो एकीकरण का जो दौर था, उस एकीकरण के दौर में राजस्थान की रियासतों का एक अलग ही महत्व था। राजस्थान की रियासतों का एक अलग ही महत्व था और वो अलग महत्व होने का एक कारण भी था। कारण ये था, जैसे हम देखें, अगर हम इंडियन मैप को अगर थोड़ा सा यू इमेजिन करें तो इस मैप में ये वाला पार्ट आप पाकिस्तान बना रहे थे, ये वाला पार्ट क्या बना रहे थे? पाकिस्तान। और ये वाला जो शेष पार्ट था वो भारत में रहने वाला था। राजस्थान की स्थिति आ रही थी इस जगह,
राजस्थान की स्थिति कहां आ रही थी? इस जगह आ रही थी। अगर इन सीमाओं को आपने ब्लॉक कर दिया, अगर इस राजस्थान के इस पार्ट को आपने ब्लॉक कर दिया तो आपका भारत सेफ हो जाएगा, पाकिस्तान उधर सेफ हो जाएगा, एक दूसरे की दखल अंदाजी का काम नहीं रहेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल या जो भी लोग थे जो एकीकरण में शामिल थे, उनका सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि आखिर जो राजस्थान है या जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारण करने पर आने वाली जो रियासतें हैं, उन रियासतों को अपनी तरफ लिया जाए। जैसे आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा किन चीजों पर फोकस था। एक तो आपका जैसलमेर रियासत, फिर काफी बड़ा पार्ट यहां पर ये वाला जोधपुर रियासत, नीचे वाला पार्ट ये मेवाड़ रियासत, और यहां पर आपका बीकानेर, ये वाली आपकी रियासत थी वो थी बीकानेर। तो इन रियासतों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये रियासतें कंट्रोल होने पर फिर भारत सेफ रह सकता था। अगर आपका मेवाड़, आपका बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ अगर ये भारत में मिल जाती है तो सीमा ब्लॉक हो गई, इस तरह पाकिस्तान रह गया, ये वाला पूरा एरिया क्या रह गया? इंडिया में आ जाए। साथ ही ये था, अगर ये रियासतें स्वाधीन रह जाती तो ये समस्या हो जाती, यहां पर पाकिस्तान वाला कभी इनसे मिलकर यहां तक आ जाता, कभी कोई सा आ जाता, तो ये विवाद की स्थिति रह जाती। और सरदार पटेल ऐसा नहीं चाहते थे, उनका इरादा था चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन रियासतों को तो हमें क्या करना है? भारत के अंदर मिलाना है। तो सरदार पटेल का पूरा फोकस था इन रियासतों को अपनी तरफ मिलाने का। और जब किसी इंसान को यह पता लगे कि यार मेरी तो इतनी इंपॉर्टेंस है, तो वो फिर कुछ नाटक करेगा ही। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। और यहां पर जब आपको अंग्रेजों के द्वारा यह प्रस्ताव मिल चुका था कि अब अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार रियासतों को मिल चुका है, वो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट के तहत स्वाधीन रहे, जब ये बातें हो चुकी थी, तो राजस्थान के परिदृश्य में देखें तो राजस्थान ही क्या पूरे भारत में कई ऐसी रियासतें थी जिन्होंने कहा हम तो न पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में, हम किसी के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इतने साल मुगलों की, अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद आज आजाद हुए हैं, तो हम तो आजाद ही रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट फ्रीडम, हमें नहीं चाहिए भारत, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। कई सारी ऐसी रियासतें थी जिनके इरादे थे। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ऐसी रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, टोंक। इन रियासतों का सबसे पहला विचार था हम क्या करें? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब यही चीजें हाईलाइट क्यों होती है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक, यही हाईलाइट क्यों होती है कि स्वतंत्र रहना चाहती थी? स्वतंत्र तो और भी रहना चाहते थे, लेकिन वो स्वतंत्र रहने लायक थे। ध्यान देना मेरी बात पे। राजस्थान की और भी कई रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये भी स्वतंत्र रहने की इच्छा रखती थी, लेकिन इनकी बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये स्वतंत्र रहने लायक थी, बड़ी रियासतें थी, जबकि ये छोटी छोटी रियासतें थी जोधपुर को छोड़कर, और ये भी कहते हैं साहब हम भी अलग रहना चाहते हैं, हम भी स्वाधीन रहना चाहते हैं। तो इनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, ये रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। जब पूरे भारत में ऐसी बातें उठने लगी कि साहब हमें स्वतंत्र रहना है, हमें स्वतंत्र रहना है, तो रियासती विभाग ने इसका एक इलाज निकाला। उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी। और क्या शर्त लगाई? उन्होंने शर्त ये लगाई कि वही रियासत स्वाधीन रह सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख, और जिसकी वार्षिक आय क्या हो? 1 करोड़ रुपए। वो रियासत ही स्वतंत्र रह सकती है। बाकी जो इन शर्तों को पूरी नहीं करती, उन्हें राज्य से, बेराजी से अपने को विलय पत्र में हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और उन्हें किसी न किसी रियासत या किसी बड़ी रियासत के साथ मिलना पड़ेगा, किसी देश में उनको शामिल होना पड़ेगा। जब ये शर्त सामने आई तो इस शर्त में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये चारों रियासतें इलिजिबल थी स्वतंत्र रहने के लिए। भाई स्वतंत्र रहने का जो फॉर्म भरना था, वो फॉर्म भरने के लिए 4 ही रियासतें योग्य थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इन रियासतों को कोई नहीं दबा सकता था कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, यानी कि किसी रियासत में मिलो, जबकि इन छोटी छोटी रियासतें इसमें फेल हो चुकी थी। चलिए, तो ये शर्त आ गई। ये शर्त का मतलब इन सब लोगों के क्या हो गई? जीव को आफत हो गई, छोटी छोटी रियासतें मजबूर हो गई मिलने की। अब बात करते हैं विलय पत्र की, कि जो भारत विलय पत्र था, भारत विलय पत्र जिस पर हस्ताक्षर करवाने का काम रियासती विभाग का था,
तो उस रियासती विभाग ने जो विलय पत्र तैयार करवाया, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली राजस्थानी रियासत बीकानेर। पहली राजस्थानी रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और उसके शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। इनके शासक हुआ करते थे शार्दुल सिंह। चाहे कुछ भी कहें, बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर का जो प्रशासन था हमेशा से अग्रणी था। चाहे मुगलों का शासन था, उस वक्त भी उनकी काफी अच्छी स्थिति थी। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस वक्त भी उन्होंने काफी अच्छी अपनी सिचुएशन बना रखी थी। चाहे यहाँ के राजा गोलमेज सम्मेलन में जाए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाए, चाहे जो भी विकास कार्य थे, जैसे हम बात करते हैं नहर की, तो सबसे पहले नहर भी कहाँ आती है? बीकानेर में आती है। तो बीकानेर वाले हर चीज में अग्रणी थे, यूं कहें दूरदर्शी थे। बीकानेर वाले दूरदर्शी थे। तो उन्होंने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? बीकानेर। और अगर यूं देखा जाए तो ये बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत प्राइम कंसर्न वाली रियासतें थी, क्योंकि इनका भारत में मिलना जरूरी था। अदरवाइज तो ये जो आपका भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर थी वो बॉर्डर सीज नहीं होती। इसलिए इस क्षेत्र को कंट्रोल करना जरूरी था। और विलय पत्र में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने कर दिए? बीकानेर वाले ने। तो बड़ी अच्छी बात हुई। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत ये थी धौलपुर। उदयपुर का शासक धौलपुर। ये बेचारे लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे, यार भारत में जाऊं पाकिस्तान में रहूं, पाकिस्तान में जाऊं या भारत में रहूं। इसी उधेड़-बुन में रहे। आखिरकार इन्होंने भी अंत में क्या कर दिए? अंत में इन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। अब जब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, छोटी रियासतों को मिलना ही पड़ेगा, 4 रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती थी, तो इसका क्या किया जाए? अब सरदार पटेल और बाकी सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी जिन रियासतों ने मना किया है उनको कैसे लपेटा जाए। और अगर यहाँ एक बात दूसरी देखी जाए, राजस्थान में रियासतें थी 19 और उन 19 रियासतों में से 4 रियासतें तो क्या थी? स्वतंत्र रह सकती थी। बाकी की 15 रियासतों का तो आपको एकीकरण करना ही था। तो सबसे पहले बात हुई अलवर की। अलवर जो रियासत थी, अलवर रियासत शायद भारत की आजादी से नाराज थी या इस विलय पत्र से नाराज थी। तो इनकी नाराजगी इन्होंने इस तरीके से जाहिर की। इन्होंने सबसे पहले कहा स्वतंत्र रहेंगे, न भारत में जाएंगे न पाकिस्तान में जाएंगे। नंबर 2 पर कहा स्वतंत्रता दिवस भी इन्होंने नहीं मनाया। जो 15 अगस्त 1947 का जो आया स्वतंत्रता दिवस, इस दिन उन्होंने झंडा भी नहीं फहराया। कुल मिलाकर के बड़ी नाराजगी थी। फिर अब जब बंदा पूरा विरोध ही कर रहा है और फिर भी सरदार पटेल को इसे क्या करना था? रियासत में मिलाना था। तभी सरदार पटेल की एक लकी पॉइंट उनको हाथ में लगा। लकी पॉइंट क्या था? जनवरी 1948 में गांधी जी की हो जाती है हत्या, और उस हत्या की साजिश में नाम आ जाता है किसका? अलवर के शासक तेज सिंह का और उनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खर्रे का। केस में जैसे ही नाम आता है, सरदार पटेल को तो चाबी मिल गई। सरदार पटेल ने इन दोनों को बुलाया दिल्ली, और दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया कि तुम लोगों ने गांधी जी को मरवाया। अब ये कहे नहीं साहब। फिर उनके सामने 2 ऑप्शन रखे, बताओ भारत में रहना है या जेल में रहना है? भारत में रहना है या जेल में रहना है? सोचा अब इन लोगों ने क्या करें यार, भारत में रहना ही ठीक है। चुपचाप इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो जो रियासत भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी उसे दबाव की राजनीति के तहत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। चलिए, यहाँ पे अलवर की समस्या थी वो खत्म हो जाती। दूसरी रियासत जो बड़ी परेशान कर रही थी वो थी कौन सी? भरतपुर। भरतपुर ने भी सेम तरीका अपनाया, कहा भारत में जाऊं न पाकिस्तान में जाऊं। इन्होंने भी पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। अब इसी दौरान वहां पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए अलवर में और भरतपुर में, दोनों ही जगह पर। और यूं कहा गया कि वहां का शासक इनको संभाल नहीं पाया या वहां के शासक की भी इसमें मूक स्वीकृति थी। ऐसी कोई बातें चली। तो सरदार पटेल और केंद्र सरकार ने क्या किया? भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के उनसे पूछा, यार क्या लगा रखा है ये? आपसे अपना राज्य नहीं संभलता? शर्म आनी चाहिए आपको। बात करते हो अलग रियासत बनाने की, अलग देश बनाने की, और आपसे अपना राज्य नहीं संभलता। आखिरकार बृजेंद्र सिंह गुस्सा आ गया और कहले भाई संभाल तेरी रियासत, मेरे बस की बात है, हटा, तू जाने तेरी रियासत जाने। तो बृजेंद्र सिंह ने क्या किया? भरतपुर का प्रशासन केंद्र सरकार को सौंप दिया कि तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। और फिर केंद्र सरकार को क्या था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और जो मिस्टर एस एन सप्रू था, एक अधिकारी एस एन सप्रू,
इस एसएन सप्रू को उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बना के भरतपुर भेज दिया। कुल मिला के सरदार पटेल को 2 रियासतें, कौन सी, भरतपुर और अलवर और भरतपुर, दोनों की दोनों रियासतें उनको मिल गई कि अब उनके मालिक कौन थे, सरदार पटेल। बांसवाड़ा भी भारत में मिलने का इच्छुक नहीं था। जब जबरदस्ती कैश उनके जैसे तैसे करके उनसे भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए तो बेचारे की मन की बात सामने आ गई और क्या कहा कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मेरी फांसी का वारंट हो, मेरी डेथ का वारंट हो और मुझसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं कि मैं अपने आप को मारने के लिए अनुमति देता हूं। अब एक राजा जिससे पूरा राजपाट छीन लिया जाए, बेचारे के लिए मौत की बराबरी तो है। तो जो शासक था चंद्रवीर सिंह, उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आखिरकार राजी और बेराजी इन्होंने भी क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो 3 रियासतें संभल गई थी। चौथी रियासत टोंक। टोंक के साथ क्या प्रॉब्लम थी, आखिर टोंक क्यों पाकिस्तान में जाना चाहती, कारण थी टोंक मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या थी और जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो भी कैसे हुआ था, जनसंख्या के धर्म के आधार पर। तो मुस्लिमों का देश पाकिस्तान और हिंदुओं का देश भारत, ये उस समय की बात थी। तो टोंक वाले मुस्लिमों ने भी चाहा कि हम भी कहाँ मिलेंगे भाई, हम भी पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समर्थन नहीं मिला, राजस्थान के बीच में रह गया, पूरा कॉरिडोर बन नहीं पाया, इसलिए टोंक को भी आखिरकार क्या करना पड़ा, इसमें भारत के अंदर ही विलय होना पड़ा। सबसे ज्यादा अगर परेशान किसी ने किया तो परेशान करने वाला बंदा था, ये रियासत थी आपकी जोधपुर। और जोधपुर की भी वजह थी परेशान करने की। जोधपुर की स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि अगर हम यहां पे भारत को इमेजिन करना चाहें तो यहां पर ये अपना राजस्थान मान लें और इस राजस्थान में ये वाली जो पूरी पोजीशन थी लगभग किसकी आ रही थी, जोधपुर की। अब जोधपुर रियासती विभाग की शर्त के अनुसार स्वतंत्र रह सकता था। पहली बात तो कोई इसको दबा नहीं सकता था, तो पहली बात इसके जो मोरल था वो हाई था। सीमा पर स्थित होने के कारण पाकिस्तान इसे अपनी तरफ मिलाना चाहता था और दूसरी तरफ भारत वाला जो सरदार पटेल साहब थे वो इसको अपनी तरफ रखना चाहते थे। तो जब एक आदमी के 2 जने न्योरे निकाले तो उसके भाव बढ़ना लाजमी है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर था, इसलिए एक तरफ भारत वाले अपनी तरफ मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान वाले अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। तो शासक हनुमंत सिंह के बढ़ गए भाई भाव। उसने कहा इधर जाऊं सोचूंगा, इधर जाऊं या उधर जाऊं सोचूंगा। अब कभी इससे जिन्ना मिले, कभी बेचारे भारत वाले मिले। तो जिन्ना ये चाहता था, देखो जिन्ना की खास बात क्या थी, जिन्ना ये चाहता था कि अगर मुझे जोधपुर मिल जाता है, यहां मेवाड़ वाला मिल जाता है और मेवाड़ जब मिल जाता है तो उसके बाद में आ जाता है भोपाल। तो भोपाल अगर मुझे मिल जाता है तो मैं पूरे भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा, भारत के अंदर तक मेरा राज रहेगा और जब अंदर तक मेरा राज रहेगा तो मैं धीरे धीरे सब कुछ कवर कर लूंगा। तो उसने हनुमंत सिंह को कह रखा था कि भाई हनुमंत सिंह कुछ भी कर, जो तेरी मांगे वो सारी कबूल। तो हनुमंत सिंह कभी कोई शर्त रखता, कभी कोई शर्त रखता। फिर इसने शर्तें लिखी कि भाई मुझे है ना जो कराची है, पाकिस्तान के कराची तक स्वतंत्र रेल मार्ग, स्वतंत्र रास्ता मिलना चाहिए, कराची बंदरगाह से मुझे व्यापार करने का सुविधा मिलनी चाहिए, विदेश व्यापार में अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे शस्त्र बनाने व रखने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरीके की कई उसने जायज नाजायज शर्तें रखी। जब ये बातें सरदार पटेल के सामने आई तो सरदार पटेल ने सोचा यार अगर मैं एक रियासत को इतनी स्वतंत्रता दूंगा तो फिर तो सारी रियासतें मांग करने लग जाएगी। तो सरदार पटेल तो क्या करे, नहीं देखते हैं, ये ठीक नहीं है, देखते हैं राजा जी ऐसे क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ जिन्ना के पास तो एक भूत सवार था, क्या, आ जाओ आप, तो जो आपको चाहिए ले जाओ, पहले लिखवा लो, लिखा पढ़ी करवा लो। और उसके पास तो एक ही शब्द थे, कबूल है कबूल है कबूल है, कि महाराज आप तो आ जाओ, भारत पाकिस्तान में आओ, आपको बहुत ऊंचा ओहदा मिलेगा और आप पाकिस्तान में ऐश करो, आपकी सारी शर्तें कबूल है। और मन ही मन क्या सोचता था जिन्ना, एक बार तू आ तो जा, बाद में बताता हूं मैं क्या चीज। तो एक तरफ सरदार पटेल जायज मांगों की बात करें और दूसरी तरफ ये अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए तैयार और मानने के लिए भी कौन तैयार था, जिन्ना, जो शायद धोखा ही दे रहा था। अब ये हनुमंत सिंह भी एक तरीके से धर्म संकट में थे, भारत में जाऊं पाकिस्तान में जाऊं। इसी दौरान एक बार इनका खूब ज्यादा मन हो जाता है और पाकिस्तान में विलय की लगभग प्लानिंग हो जाती है कि जो हनुमंत सिंह है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं। अब इस बात का पता एक सुमनेश जोशी नामक जो पत्रकार थे उनको लग जाता है। सुमनेश जोशी इस खबर को अपने अखबार में छापते हैं। इनके अखबार का नाम था रियासत।
तो जो रियासत नामक अखबार था उसमें ये पूरी खबर छाप देते हैं कि जो जोधपुर का जो शासक है वह है किस में मिलना चाहता है, जोधपुर का शासक तो अपनी रियासत को लेकर मिलना चाहता है किसमें, पाकिस्तान में। इस बात का पता जब अखबार दिल्ली पहुंचा, दिल्ली वालों ने अखबार पढ़ा, दिल्ली वालों की जमीन हिल गई। अरे यार हम तो कोशिशें कर रहे थे, वो बाजी मार ले गया। उसी वक्त वीपी मेनन आते हैं कहां पर, जोधपुर, और महाराज को कहते हैं कि जोधपुर शासक हनुवंत सिंह को अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं कि आओ साहब, अगर आपकी यही जची हुई तो चलो आपकी शर्तें तय करवा देते हैं जिन्ना जी के साथ। तो वो उसे जिन्ना से मिलवाने के बहाने दिल्ली ले जाते हैं और वहां ले जाकर माउंटबेटन से मिलवा देते हैं। माउंटबेटन, चाहे कुछ भी कहें, माउंटबेटन भारत के पक्ष में ज्यादा रहा, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन भारत के पक्ष में वो बहुत ज्यादा रहा। भारत को एक बड़ा संघ बनाने, भारत की रियासतों के एकीकरण में खूब ज्यादा कोशिशें की थी। माउंटबेटन के सामने ले जाकर छोड़ दिया गया किसको, हनुवंत सिंह को। अब वहां पर माउंटबेटन समझाए किसको, हनुवंत सिंह को, कि यार जब धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान बन गया तो आप इतनी बड़ी हिंदू आबादी को लेकर पाकिस्तान में कैसे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने पाकिस्तान में जाने का फैसला कर लिया और आपकी रियासत, आपकी जनता ने विद्रोह कर दिया कि नहीं हम नहीं जाने वाले, राजा जाए तो जाए, तो आपकी क्या रह जाएगी। तो पहली बात तो धर्म के आधार पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बीकानेर वाले शासक ने भी समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, और फिर इसने कहा कि जोधपुर के शासक अगर आप भारत में मिलते हो तो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आप चिंता क्यों करते हो। इसी बीच में कहते हैं कि माउंटबेटन थोड़ा सा बाहर चला जाता है और वीपी मेनन वो कहता है मेनन साहब आप थोड़े से समझाओ इनको, आप क्या दे सकते हो क्या नहीं दे सकते। इसी दौरान जो हनुवंत सिंह था वो किसी बात के लिए मानता नहीं है, तो वीपी मेनन थे वो इनको गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं कि गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं मानेगा ये। उसी दौरान जो हनुवंत सिंह है वो अपनी जेब से पेन निकालते तो है पेन, लेकिन एक्चुअली में वो पेन क्या होता है, एक तरफ से उसमें पिस्तौल होती है। तो अपनी जेब से पेन पिस्टल निकाल लेते हैं और सीधा का सीधा किसके ऊपर तान लेते हैं भाई, जो वीपी मेनन है उसकी कनपट्टी पे तान देते हैं और तान के कहते हैं गोली मार दूंगा, बहुत देखें तेरे जैसे, मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। तुमने क्या समझ रखा था तुम मुझे यहाँ बीच में लाके साइन करवा लोगे, जा नहीं करता, जो करना है वो कर ले। जब इसी तरीके का शोर शराबा होता है तो उसी वक्त माउंटबेटन वापस आते हैं और हम इसको हनुवंत सिंह को पकड़ लेते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। क्या यार राजा जी आप भी ये करते हो वो करते हो, और फिर कैसे उनसे साइन करवा लेता है। कहता है कि आपकी जो पेन पिस्टल बड़ी शानदार है, मैं ले लूं। अब क्या करें, माउंटबेटन के सामने किसी राजा की बोलने की हिम्मत नहीं थी। और एक डर ये भी तो था ना, एक डर ये भी था कि भाई अंग्रेज है, पता नहीं पलट जाएगी, नहीं करेंगे भारत को आजाद। तो माउंटबेटन के दबाव में आकर माउंटबेटन के सामने इसने साइन कर दिए, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट कहा था, मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला। कहने वाले कौन थे, मारवाड़ शासक हनुवंत सिंह, और किसे कहे थे, वीपी मेनन को। साथ में बंदूक तान ली थी, कहा था कि बस गलत कर रहा है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। चलिए अगली रियासत, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उदयपुर स्वतंत्र रह सकती थी, कोई इसे मजबूर नहीं कर सकता था। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी, ये आपका उदयपुर के पास में जोधपुर के बाद में जैसलमेर, और इस तरफ आपका भोपाल, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी पार्ट के बाद में एमपी है। तो भोपाल का जो नवाब था, वो नवाब क्या चाहता था कि ये मेवाड़ और मारवाड़, अगर ये दोनों, और जैसलमेर भी साथ में ले लेंगे, अगर ये सारे पाकिस्तान में मिल जाए तो हमारा इतना बड़ा रास्ता हो जाए और हम पाकिस्तान में मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग तैयार नहीं हुए तो फिर रास्ता नहीं बचेगा और भारत के बीच में पाकिस्तान का कोई राज्य नहीं रह पाएगा। तो पहली बात तो उदयपुर स्वतंत्र रह सकता था, कोई दबाव नहीं डाल सकता। दूसरी बात, हनुवंत सिंह ने इनका दिमाग खराब कर रखा था कि नहीं महाराज, हम तो वहां चलेंगे, पाकिस्तान में ऐश करेंगे, यहाँ पे इतनी भीड़ में क्या करेंगे। फिर इधर से भोपाल का जो नवाब था वो भी इनको प्रलोभन दे रहा था। और सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो न कोई भोपाल का नवाब था न कोई जोधपुर वाले थे, सबसे बड़ी समस्या थी इनका गौरवशाली इतिहास। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में जो सबसे बड़ी जो चीज उदयपुर के सामने आ रही थी वो क्या थी, इनका गौरवशाली इतिहास। बस वही, जब भी इनसे कहा जाता साहब हमारे 1300 साल का इतिहास, हम किसी के सामने नहीं झुके, हमारे बाप दादा ये, हमारे राणा सांगा ये, हमारे कुंभाजी ये, वो सब जो भी है उनके सामने यही इतिहास। और हमने हमारे पूर्वज मर गए हमारी रियासत को स्वतंत्र रखने के चक्कर में, और आप लोग कहते हो भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, आज मिलान काल मिला।
ये इनका सीधा डायलॉग होता था कि ये जो गौरवशाली इतिहास था वो इनके बड़े पीछे आ रहा था। और फिर कहा कि नहीं, बाकी रियासतों को मिलना है तो उदयपुर में मिला दो, उदयपुर किसी में नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ बातें थी। तो अब इसी दौरान कहते हैं कि भोपाल का नवाब और जो हनुवंत सिंह जी थे वो समझाते हैं इसको कि यार आप वहां आ जाओ, कहाँ, पाकिस्तान में। तो मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि भारतीय महाद्वीप में भारत में रहूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, इसका फैसला तो भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व ही कर चुके हैं कि हमें तो कहाँ रहना है, हमें हिंदू धर्म के साथ रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है, ठीक है, तो हमारी जगह तो कहाँ पर है, हिंदुस्तान में। इसका फैसला हमारे पूर्वज कर चुके थे। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते कि अगर मेरे पूर्वज इस तरीके के होते कि नहीं किसी के पास भी चले जाओ, तो मुझे आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत विरासत में मिलती, पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और न मैं ऐसा करूंगा। यानी कि यहाँ पर एक बात तो साबित हो गई, जो मेवाड़ महाराणा जो भूपाल सिंह थे उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि आप तो पाकिस्तान में तो को नहीं जाओ, पाकिस्तान में जाने को तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। बस समस्या इतनी आ रही थी कि मैं भारत में मिलूं या भारत की रियासतें मुझ में मिले, मैं इतना बड़ा शासक, इतनी बड़ी मेरी विरासत, इतनी बड़ी रियासत, तो क्यों न मुझ में मिला जाए। तो ये उनका स्टेटमेंट था। अब जब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह का ये स्टेटमेंट था कि मैं तो पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगा लेकिन भारत में भी किसी के साथ विलय नहीं करूंगा, उसी दौरान एक नया स्टेटमेंट आपके सामने माणिक्यलाल वर्मा जो उस समय के प्रजामंडल के एक एक्टिव मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि ये किसने कहा था कि जब मेवाड़ के महाराणा ने विलय पत्र के लिए मना किया तो ये कहा कि मेवाड़ के 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते। माणिक्यलाल वर्मा ने ये कहा था कि कुल मिला के ये हो गया था कि वहां की जनता तो चाहती थी भारत में मिलना, विलय पत्र पर की बड़ी रियासत बनाई जाए, और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। चलिए इससे आगे निकलते। अब कुल मिला के ये उन रियासतों का सीन था जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में हिचकिचा रही थी या जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि हम तो किसी में नहीं मिलेंगे, हमारे अंदर आके मिल जाओ। और इसका एक कारण भी था, क्योंकि पहले जो समय था की बात करें जून 1946, जून 1946, चलो इसे आगे देखेंगे, बढ़ने देते। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के समय अब पूरे राजस्थान का परिदृश्य देखते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें थी 19, कॉमन पर्सन है, राजस्थान में 19 रियासतें थी, भारत में कितनी थी 565, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे पहले रियासतों की बात करते हैं। रियासतों को कहा जाता था सैल्यूट स्टेट, रियासतें कहलाती थी सैल्यूट स्टेट, जिनको दी जाती थी तोपों की सलामी, सैल्यूट तोपों का होता था। इसके भी अपवाद है, लेकिन 19 रियासतों को हम सैल्यूट स्टेट कहते हैं, लेकिन किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार इन 2 रियासतों को नहीं था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा तोपों की सलामी किसको मिलती थी, तो वो मिलती थी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। उदयपुर का जो भी महाराणा होता था उसे 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, ये सबसे बड़ी रैंक थी। अब अगला एक प्रश्न हो रहा है, जब तोपों की बात आ गई कि साहब तोपों की सलामी तो सबको मिलती थी, लेकिन तोपें रखने का अधिकार किस किस को था? जवाब आता है कश्मीर, पटियाला और बीकानेर, ये 3 ही रियासतें पूरे भारत में ऐसी थी जिनको तोप रखने का अधिकार था। अंग्रेजों की तरफ से तोप रखने का परमिट इन्हीं को प्राप्त था। तो हमारे लिए प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजस्थान की कौन सी रियासत को तोप रखने का अधिकार था? ये तो हमें पता है कि तोप की सलामी का अधिकार तो 19 को था, मिलती 17 को थी, लेकिन तोप रखने का अधिकार किसके पास था? वो था केवल बीकानेर के पास। चलिए अब इनको इस परिदृश्य को देखते हैं, राजस्थान की रियासतें क्या क्या रही। तो राजस्थान में मेवाड़ रियासत, इसको दर्जा मिला सबसे प्राचीन रियासत का। 565 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई, और एकीकरण के समय इसके शासक कौन थे? भूपाल सिंह। गोहिल ने इसकी स्थापना की थी और भूपाल सिंह इसके एकीकरण के समय के शासक थे। याद रहे भूपाल सिंह अपाहिज शासक थे और राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख थे। हालांकि आगे ये सारी बातें करेंगे हम लोग। उसके बाद जब राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी, तो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़, स्थापना हुई 1838 में। फिर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जोधपुर में बड़े जिले
जोधपुर संभाग भी वैसे बड़ा है और जोधपुर रियासत भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाली ये है शाहपुरा, न्यूनतम क्षेत्र। फिर जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या, उस वक्त जयपुर की जनसंख्या 30 लाख हुआ करती थी। जयपुर रियासत की जनसंख्या थी 30 लाख और सबसे कम जनसंख्या शाहपुरा। शाहपुरा की जनसंख्या भी कम और क्षेत्रफल भी कम। उस समय की सबसे पिछड़ी हुई रियासत किसको माना जाता था? जैसलमेर को माना जाता। इसे कहने के लिए राजस्थान का आज भी क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान। इसे राजस्थान की निराली रियासत भी कहते हैं, राजस्थान की निराली रियासत। और यूं कहें कि सबसे अंत तक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में असफल रहने वाली रियासत थी कौन सी? आपकी जैसलमेर। तो ये उस समय की कुछ रियासतें थी। आगे देखते हैं, उस समय की मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। फिर करौली यादव रियासत, भरतपुर धौलपुर ये जाट रियासतें थी और जयपुर कछवाहा रियासत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें थी झालावाड़ और टोंक। तो ये उस समय की जो 19 रियासतें थी उनमें से कुछ रियासतों की विशेषताएं। अब बात करते हैं ठिकानों की। ठिकाने क्या होते थे? रियासत, रियासत में अलग अलग ये अलग अलग जागीरदार होते थे। अगर इनमें से मान लो कोई जागीरदार थोड़ा शक्तिशाली हुआ और शक्तिशाली होने के बाद राजा से नाराज हुआ तो वो डायरेक्ट अंग्रेजों से मिल लेता था और अंग्रेज उसको मान्यता दे देते थे। अंग्रेज उसको मान्यता दे देते थे कि अब तुझे इस रियासत से कोई लेना देना नहीं है, अब हम तुझे डायरेक्ट तेरे से बात करेंगे। तो ऐसे 3 ठिकाने थे उस वक्त। कौन कौन से? निमराना जो अलवर में था, जैसे नाम लिखते हैं इनका, नकुल, पांडवों में एक पांडव था नकुल, याद करें तो तीनों को नाम याद कर सकते हैं, नकुल, निमराना, कुशलगढ़, लावा। 3 ठिकाने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। अब बात करें ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो निमराना अलवर में, जैसा आपको पता है नीमूचाना भी अलवर में है और निमराना भी कहाँ पर है? अलवर। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा। और लावा जयपुर में। उस वक्त जयपुर में था लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में है ये टोंक में। शासक कौन थे? निमराना का शासक राजेंद्र सिंह। वैसे भी जो अपने वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, वो भी अलवर के, तो ये भी अलवर के। कुशलगढ़ शासक है हरेंद्र सिंह और लावा के शासक वंश प्रदीप सिंह। अब आपको ध्यान ये देना है निम्न में से बड़ा ठिकाना कौन सा, कि उस समय का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो जिसका नाम बड़ा वो क्षेत्रफल में भी बड़ा और जिसका नाम छोटा वो क्षेत्रफल में भी छोटा। तो छोटा ठिकाना और बड़ा ठिकाना। अब अगर प्रश्न को और ज्यादा घुमा लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये शासक कौन से वंश के थे? ये शासक कौन से वंश के थे? तो आप देखिए निमराना में सबसे पहले उठा ले आप ने, क्या उठाया आपने? ने। तो यहां के शासक थे चौहान। निमराना के शासक कौन थे? चौहान। उसके बाद में लावा, लावा कहां का है? जयपुर का। तो जयपुर के शासक कौन हुआ करते थे भाई? कछवाहा। तो लावा का जो जागीरदार था, जो ठिकानेदार था, वो कछवाहा थे। अब बचे कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो अड़ा इसको उठा लो, दैट इज राठौड़। तो यहां पे चौहान, यहां पे राठौड़, यहां पर कछवाहा, ये तीनों ठिकाने थे। इनको नॉन सैल्यूट बोला जाता था, नॉन सैल्यूट। और नॉन सैल्यूट का मतलब आपको पता है, इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ये 3 ठिकाने हो गए। उसके बाद में अपने एक सीन बचा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो राजस्थान में उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। और देख लीजिए चौहानों से लेके, मुगलों से लेके, अंग्रेजों से लेके, सब ने अजमेर को अपने अधीन में रखना चाहा। तो अंग्रेजों ने भी क्या कर रखा था? अजमेर को अपने अधीन कर रखा था। और यहाँ के अब जब अंग्रेजों के जाने के बाद, या यूं कहें कि यहाँ का जो नेता थे अंग्रेजों के जाने के बाद जिसके पास कुछ अथॉरिटी रहने वाली थी, वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये अजमेर मेरवाड़ा के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इनको दा साहब के नाम से भी जाना जाता था, दा साहब के नाम से भी जाना जाता था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा हुआ करती जिसे कहा जाता था धारा सभा, जिसे कहा जाता था धारा सभा। और इसके सदस्य थे कितने? 30 सदस्य इस धारा सभा में हुआ करते थे। अब आगे की बात हम करें कि अजमेर राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को, यानी सबसे अंत में मिलता है। क्यों मिलता है अंत में? अरे भाई शुरू में क्या कहा गया था?
पहली बात तो हरिबाबू उपाध्याय की भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, चाहते थे कि अपना ही अलग से बना रहे तो अपना राजपाट तो इसमें बना रहे। फिर दूसरी समस्या थी, पहले के कानूनों में क्या कहा गया था, देशी रियासतें चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र रहे। अब इन्होंने क्या कहा, अरे भाई हम तो रियासत ही नहीं है, हम तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे मिलने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, हमारे मिलने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो हमें कैसे मजबूर कर सकते हो।